आप सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं की पुस्तक है अक्षितिज भाग 1, जिसका हम गद्यखंड कर रहे हैं, जिसमें दूसरा एक यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है राहुल संकृत्यायन द्वारा लहासा की ओर। लहासा जो कि नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्गों के बीच में आता है। फरी क्लिडपाड़ मार्ग के प्रारंभ होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी मार्ग के बीच में होता था। लेखक जिस बारे में सारा कुछ बता रहे हैं, लेकिन यात्रा वृत्तांत क्या होता है पहले वो जान लेना चाहिए हमें। जब हम यात्रा करते हैं घर से लेकर जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ पहुँचने तक और वापस घर आने तक, जो भी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी, जो दृश्य देखे, जो यादें देखी, कई बार क्या होता है कि हम किसी को बता रहे होते हैं कि हमने बहुत सुंदर पहाड़ देखा, हमने बहुत सुंदर प्रकृति देखी, लेकिन कैसी देखी वो सिर्फ हमारे दिलो दिमाग में हमारी आंखों के आगे घूम रही होती है, लेकिन सामने वाले को केवल हम शब्दों से ही बता पाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को जब हम याद करते हैं तो एक संस्मरण बन जाता है वो। और यात्रा के दौरान याद की गई बात, यात्रा के दौरान लिखी गई बात, यात्रा के दौरान ये सब चीज़ें जो देखी गई, इनको हम नाम देते हैं यात्रा वृत्तांत, जो कि यात्रा से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें फौजी जी जो रास्ते में आए हैं उनकी चौकियाँ बनी हुई हैं फौजियों की। जब लेखक है वो लहासा की ओर जा रहा है तो उनकी जो यादें हैं वो बीच में वो सब बता रहे हैं कि चिन्नी पलटन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती थी, लेकिन अब फौजी मकान गिर चुके हैं, उन किलों में किसानों ने अपने घर बना लिए हैं। ऐसे में किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता भी है। तिब्बत में यात्रियों की सुविधाएं भी बहुत हैं, लेकिन कठिनाइयों का सामना भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। वहाँ छुआछूत, पर्दा प्रथा, जातिगत भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं है। यात्री घर के अंदर तक जाकर बहुओं या सास को चाय जब पकाने के लिए भी कह सकता है, और वो मिट्टी के बने टोटीदार बर्तन में लाकर उनको वो पेयजल जो भी होता है वो दे देते हैं। जब वे उस किले से निकलने लगते हैं तो एक व्यक्ति ने उनसे राहगिरी मांगी, तो उन्होंने उनको उसके बदले में जो उनके पास उस वक्त मौजूद था उन्होंने 2 चिट्ठियाँ उसको दे दी। उसी दिन वे थोड़ला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए थे। वहाँ लेखक बता रहे कि उनके साथ चल रहे बौद्ध भिक्षु जो कि सुमति के जाने पहचाने लोग थे, तो उनसे जान पहचान थी, तो इसलिए उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। अब लेखक उसके साथी बहुत मुश्किल डांडा थोड़ला पार करना था उन्होंने। तिब्बत में डांडा अतना खतरनाक स्थान न माना जाता। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के बावजूद दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। यहाँ तक कि डाकुओं के लिए वो सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहाँ जल्दी से कोई आता नहीं है। लेकिन आम इंसान का वहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि निर्जन स्थानों पर यदि किसी का खून भी कर दिया जाए तो किसी को कोई चिंता नहीं। डाकू भी पहले आदमी को मार देते, उसके बाद उनसे लूटपाट करते थे। तो लेखक और उसके साथी ने कुछ व्यक्तियों को देखा तो वो जानबूझकर खुद भी भिखमंगों की तरह करने लग गए। दया करके एक पैसा दे दो, दया करके एक पैसा दे दो, भीख मांगने लगे, ताकि सामने वाले को ये शक ना हो कि इनके पास पैसे हैं। वो जानबूझ के खुद भी भिखारियों की तरह करने लग गए। लेखक और उसके साथी यही किया उन्होंने जानबूझ के। और अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर ऊपर चलने लगे, ऊपर की तरफ चले गए। डांडे से पहले उन्होंने एक स्थान पर चाय पी। दोपहर के समय डांडे के ऊपर जा पहुँचे। एक दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ़ से ढकी हजारों चोटियाँ थीं, परंतु दूसरी ओर हरियाली और बर्फ़ से रहित बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। चढ़ाई कुछ कठिन थी, लेकिन उतराई उसमें सहज थी। लेखक अपने घोड़ों पर झूमता हुआ गया। झूमता झूमता इतना झूम गया उसमें कि वो गलत रास्ते पर चला गया। लेकिन जब उसे देर से पता लगा कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, तो फिर वो सही रास्ते की तरफ आया। जब देर से पहुँचा तो सुमति लेखक पर गुस्सा होने लगा। लेखक ने सारा दोष अपने सुस्त घोड़े को दे दिया। सुमति फिर शीघ्र ही शांत हो गया कि चलो कोई बात नहीं। लड़कोर में इन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। यहाँ के जजमानों ने उन्हें चाय, सत्तू, गर्मा गर्म थुक्पा खाने को दिया। इसके बाद तितरी के पहाड़ों से घिरे हुए टापू जैसे विशाल मैदान में पहुंच गए। एक छोटी सी पहाड़ी है जिसमें तिडरी समाधि गिरी
जिसको कहते हैं, यह सुमति के नेक जजमान है। सुमति कपड़ों में पतली पतली चिरी हुई बत्तियों के गंडे जजमानों को बांटते थे। लेखक ने सुमति के आसपास में गांव से जाने के लिए मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उसे रुपये देने की बात कही। सुमति ने स्वीकार भी कर लिया। दूसरे दिन वहां से चल पड़े। सुमति ने परिचित जजमान तिरड़ी में भी थे, परंतु वे शंकर विहार की ओर चलने लगे। वहाँ के भिक्षु उनसे जो थे बहुत भद्र पुरुष थे। वहाँ के मंदिर में कंजूर अर्थात बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ थीं। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति आसपास के जजमानों से मिलना चला गया, लेकिन लेखक पोथियाँ पढ़ने लगा। अंत में भिक्षु नमसे से विदा लेकर अपना अपना सामान पीठ पर लादकर वहाँ से चल पड़े। तो ये लहासा के और पहाड़ों के उनके दृश्य हैं कि वहाँ कैसा माहौल था, कैसा वातावरण रहता है वहाँ पे। अब हम इसके कुछ परीक्षापयोगी प्रश्नोत्तर करेंगे। ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मंदिर बने हुए हैं, कैसे उनकी चढ़ाई है। एक तरफ जो लेखक जी बता रहे थे कि बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ थी, दूसरी तरफ जबकि हरियाली से, पेड़ पौधों से भरी हुई पहाड़ियाँ थीं। लहासा की ओर राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ एक यात्रा वृत्तांत। अब हम इसके पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। थोड़ला से पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? क्योंकि उनके ठहरने के लिए उचित स्थान इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो शाम तक पहुंचे थे। इस समय वहाँ के लोग छड़ पीकर अपने होशो हवास गवा बैठते थे। उन्हें अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं होती थी और उनकी मनोवृत्ति भी बदल जाती थी। इसलिए उनके भद्रवेश में होने के कारण उनको उचित स्थान नहीं मिल पाया। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण वहाँ के लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनसे पैसा लूट लेते थे, उनको मार भी देते थे। इस प्रकार जान माल का हन जो था भय हमेशा बना रहता था, क्योंकि पता नहीं लगता था कब कोई उसको लूट ले और कब किसी को कोई राहगीर को मार दे। प्रश्न 3 है, लेखक लड़कोर के माध्यम मार्ग से अपने साथियों को किस प्रकार पिछड़ गया? क्योंकि वो अपनी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था तो गलत रास्ते पर चला गया। मनमोहक दृश्य देखते देखते जहाँ 2 रास्ते फूट रहे थे वहाँ से बाएं रास्ते पर मील 1.5 मील आगे चला गया। लेकिन जब पता चला कि रास्ता गलत है, कि दाहिनी तरफ जाना था, तो वहाँ से लौट कर आया और अपना जो सारा दोष है वो सुस्त घोड़े पर लगा देता है। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से क्यों रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? दूसरी बार लेखक ने सुमति के यजमानों के पास जाने से नहीं रोका क्योंकि वह एक मंदिर में बुद्ध वचन की 103 पोथियाँ मिल गई थी। इनमें से एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी, तो वह इन पोथियों का पठन पाठन में लीन हो गया था। प्रश्न 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उनको बहुत सी कठिनाइयाँ आई। दुर्गम मार्ग थी, तो जो चढ़ाई थी बड़ी मुश्किल थी। मामूली स्थानों पर रुकना भी पड़ा। डाकू लुटेरों भिखमंगों का बहुत ज़्यादा डर था, तो वो जानबूझ के भिखमंगों के समान टोपी उतार कर जीभ निकाल कर उनसे दया कि भीख मांगते हैं कि पैसा मांगते हैं जानबूझकर। लेखक का घोड़ा भी काफ़ी सुस्त है, जिस कारण वो अपने साथियों से पिछड़ भी गया था और गलत रास्ते पर चला गया था। लेकिन सुमति के क्रोध का शिकार भी उनको बनना पड़ा था, लेकिन बाद में सुमति जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं और रास्ते में जो भी उनको खाने पीने के लिए मिला उसी से उनको गुजारा करना पड़ा। प्रश्न 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताएं कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ अंधविश्वास फैले हुए थे। लोग बौद्ध सन्यासियों द्वारा दिए गए गंडे तवीज़ों को अपनी धर्म के रक्षा के आधार पर मान के चलते थे। काफ़ी जो कानून व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा अत्यंत दयनीय थी। लोग पिस्तौल बंदूक लेकर शरेआम घूमते थे। चोर लुटेरों का डर रहता था। जो बाहरी आदमी होता था पता नहीं उसको कब कोई मार दे, कब लूट ले। पुलिस गवाहों के आधार पर भी वहाँ कुछ नहीं कर पाती थी। जान माल के डर से कोई किसी के विरुद्ध गवाही नहीं देता था। जात पात छुआछूत का भेदभाव नहीं था। स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती थी। अपरिचितों को भी घर में आने के लिए मनाही नहीं करती थी। यात्रियों को आवास तथा खाने पीने की सुविधा भी दी जाती थी। ये लोग छड़ नामक मादक पेय का भी पान करते थे। धन्यवाद।